हेलो। हेलो। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको बोर्ड दिख रहा है बेटा? दिख रहा है सर। चलिए बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। आजकल रिक्वेस्ट थी कि जो बोर्ड पे पढ़ाया जाए, सो हम लोग ट्राई कर रहे हैं बोर्ड पे पढ़ाने की। अभी 2 सेकंड का वेट करिएगा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सही लोग ज्वाइन हो जाए। मॉर्निंग। सभी लोग आ गए? यस सर। हेलो। यस सर। चलिए बेसिकली बेटा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं है, हम लोग वेरिएबल ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सॉरी। तो हम लोग वेरिएबल्स की बात करेंगे तो हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो सब जानते होंगे ना बेटा? यस सर। हेलो। यस हाँ, सर। ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा करेंगे एडजस्ट। तो हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हल्का सा लिख देते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है, हम लोग तो डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे। तो हल्का सा अपना इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सब लोग जानते नहीं जानते? A number which can be written in form of x plus iy is called complex number. Then I is iota. Complex unity होती है। A number which can be written as x plus iy. X plus minus iy होता है, basically x plus iy. Here x and y belongs to real number. This is called complex number. इसको कई बार हम लोग z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो z is called complex number, ठीक है? इसको ऑर्डर्ड पेयर में कई बार हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं x, i, ठीक है? A number which can be written in form of this. अब मॉड्यूलस एक होता है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? तो ये बोलते हैं जेड मॉड, ऐसे डिनोट करते हैं। ये होता है आपका अंडर द रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट नंबर। कंजुगेट को हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जेड पार्ट से, और आई को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं। आई क्या है बेटा? यहाँ आई है वेयर आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, इसे आयोटा बोलते हैं।
दिस इज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपके यहाँ यूज होंगे। एक आर्गुमेंट भी हम लोग निकालते हैं, आर्गुमेंट जेड, है ना। नोट कर लीजिए आप, हल्का फुल्का है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, कुछ विशेष नहीं है। इससे आगे हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो हम पहले सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जान लें कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जेड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, 2 डायमेंशनल होता है, इसमें लेंथ और विड्थ होती है। इसमें एक एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस पर अजम्पशन करते हैं, वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं ना। इसका मॉड्यूलस निकाल देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं। मैंने उस बताया था एब्सोल्यूट मॉड्यूलस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनीथिंग। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। कंजुगेट बोलते हैं, कंजुगेट मींस कंजुगेट व्हेनेवर वी रिप्लेस i by -i then we will get conjugate of giving complex number। ठीक है, एक आर्गुमेंट और होता है, मैं वो लिख देता हूं, आर्गुमेंट ये if theta is the angle between x and y, then argument z is equal to होता है theta is tan inverse y upon x। ठीक है, ये आ जाती है। ये सब चीजें लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आप ये सब नोट कर लीजिए। आपने नोट किया है, साथ के साथ नोट करते रहिएगा बेटा। हेलो, यस सर। हाँ, अब नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो बेसिक प्रीवियस इंट्रोडक्शन था, जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में होनी चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टू डिस्कस द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हम लोग अब जो डिस्कस करने वाले हैं, तो वो करने वाले हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कोई फंक्शन होगा जेड का, उसके लिए डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन एक फंक्शन w is equal to fz, w is equal to fz होता है ux, iy, सॉरी ये प्लस आयोटा vx, y be a function of complex variable z is equal to लिख देता हूं, z is equal to x plus i। दिख रहा है सबको? ये सबको विजिबल है बेटा? सर x y प्लस उसके बाद क्या लिखें? ये बेटा आयोटा है और ये v है, v कॉल v, r v, i v, i है बेटा, ये r नहीं है, i, इट इज i v, यस। हाँ, ये रियल पार्ट है और ये है इमेजिनरी पार्ट। यस, ठीक है, ये फंक्शन का रियल पार्ट है और ये फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, चलिए, और यहाँ जो ये पूरा फंक्शन एफ जेड किसका फंक्शन है? एक्स प्लस आई वाई का। ठीक है, हाँ, द फंक्शन एफ जेड इज said to be analytic
if it is defined and differentiable about or in the neighborhood of a point point z is equal to a. ये इसकी डेफिनेशन है। A function, ये कोई फंक्शन दिया हुआ, the function is said to be analytic if it is defined and differentiable about or in the neighborhood of a point z is equal to a. ठीक है, किसी पॉइंट पे ये डिफाइंड और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और साथ में ये उसके नेबरहुड में भी डिफाइंड और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब ये फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कहलाता है, एनालिटिक कहलाता है। अगली लाइन से लिख लीजिए, a function is said to be analytic in a domain D, if it is at every point of domain D। हम एक रीजन की बात करते हैं, रीजन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में हम किसी फंक्शन के एनालिटिक की बात करेंगे तो वो उसके हर पॉइंट पे एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, दोबारा मैं ये सब रिपीट कर देता हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए, व्हाट इज एन एनालिटिक फंक्शन। ए फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक इफ इट इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट z is equal to a or in the neighborhood of the point z is equal to a। तो ये होना चाहिए। अब ये तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की डेफिनेशन हुई, ये एनालिटिक की डेफिनेशन है। कई बार हम लोग पूछ लेते हैं कि ये पूरे रीजन दे दिया है कि रीजन में एनालिटिक है या नहीं। So the function is analytic in the entire region if it is analytic at every point of the region। तो उस पूरे हर पॉइंट, उस पूरे रीजन के हर पॉइंट पर अगर वो एनालिटिक है तब वो फंक्शन उस पूरे रीजन में एनालिटिक कहा जाएगा। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो उस पूरे रीजन में एनालिटिक नहीं कहा जाएगा। और ऐसा पॉइंट जिसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं है सिंगुलरिटी कहा जाता है, जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सबको दिख रहा है, अच्छा लग रहा है आपको आज? हेलो हेलो, यस सर, यस सर, अभी ठीक लग रहा है बेटा? बेटर है सर, ये यस सर, ये उससे बेटर है। ठीक है, बेटर तो ये हम लोग फॉलो करेंगे आगे से। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। ये डेफिनेशन पूछी जाती है, ये आपको याद रहनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, एनालिटिक की डेफिनेशन सबको पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशंस पढ़ेंगे। ये है बेटा, स्टार लगा देता हूं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी
सर प्लीज थोड़ा सा बड़ा लिख लीजिए। बेटा बड़ा लिखूंगा, बोर्ड छोटा है, फिर मेरे 2 ही अक्षर आएंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। नेसेसरी कंडीशंस। सर ये टेबल पास ला दीजिए सर, ये टेबल कैमरे की। नहीं बेटा, इससे ज्यादा टेबल पास आएगी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, जूमिंग में केवल एक अक्षर दिखेगा। सब बीन दिख रहा है ढंग से। नेसेसरी कंडीशंस अभी दिख रहा है, दिख रहा है अभी ये ब्लर टाइप दिख रहा है सर। for a function fz is equal to u plus iv। मैं पूरा लिख देता हूं, u plus iv necessary condition for a function to be analytic, to be analytic। अभी दिख रहा है ये? ठीक है बेटा, हेलो ठीक है, सही सर। हाँ चलिए सर बस हाँ। एक बार बोल दिया करिए। लाइट बंद करूं कोई? नो सर सही है। लाइट सही, लाइट अगर ये तो ठीक है, ये भी नहीं, ये सारी लाइट्स रहेंगी। सही है सर। W is equal to fz is equal to u x comma y plus I v comma y, x and y, be a function of, be a complex function, be a complex function, be a complex function। Here u x comma y and v x comma y are real and imaginary part of fj, and these are continuous and differentiable functions of x and y। These are continuous and differential functions of x and y and possessing higher order partial derivatives, जो मैंने लिखा वो कैलकुलस का ये फंडामेंटल मीनिंग है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसे कंटीन्यूअस होना ही चाहिए,
वो ये कह रहा है कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंस पर इनके डेरिवेटिव भी किए जा सकते हैं, डिफरेंशिएबल भी, क्योंकि ये दो वेरिएबल के फंक्शन है, ये भी दो का और ये भी दो का, इसलिए इनके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। इसमें अंडरस्टूड है ये सब कुछ, इसमें ऐसा कुछ नहीं। वैसे वैसे इन सब चीजों को मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। क्लियर है ये? इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। हाँ चलिए। वैसे तो इसका हम लोग डेरिवेशन पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल आई एम नॉट गोइंग टू ड्रैग these derivations. मैं डायरेक्टली उनके रिजल्ट्स लिखूंगा जो आपको यूटिलाइज करने हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना? whenever the function is given in Cartesian coordinates form. हटा दूं क्या मैं? हटा दूं? यस सर, यस सर। हाँ then necessary condition for fj to be analytic are del u over del x is equal to del v over del y, and del u over del y is equal to minus del v over del x. ये इसकी necessary condition है। ये these are necessary condition for a function to be analytic. These are necessary condition for a function to be analytic. These equations are called Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann. ब्रैकेट में CR, शॉर्ट में CR इक्वेशंस। इनको हम Cauchy-Riemann इक्वेशन और CR इक्वेशंस बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये these are necessary। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, हाँ सर बताइए, पूछ रहे हैं कुछ आप मुझसे? सर ये इक्वेशन जो है सर एक बार बोल दीजिए सर, दिख नहीं रही। del u over del x is equal to, first equation is del u over del x is equal to del v over del y. Okay sir. And second equation is del u over del y is equal to minus del v over del x. Okay sir. Okay. Okay. Yes sir. Okay. These are necessary conditions for a function to be analytic. What does it mean? It means if a function is analytic, then it will certainly satisfy these equations. But why? But converse is not true. Remember, converse may not true. दोबारा मैं बता दूं, समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि इसी केस में मैं बात करता हूं। नेसेसरी कंडीशन मींस इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, देन इट विल सर्टेनली सेटिस्फाई दीज इक्वेशंस, वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट ऐसा जरूरी नहीं कि जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो भी एनालिटिक होगा ही होगा। देयर आर सो मेनी इक्वेशंस वेयर द फंक्शन सेटिस्फाई CR इक्वेशंस इवन दो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ये हमारे यहाँ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, show that the function is not analytic at some point if although it satisfies CR equations. ठीक है? हेलो? Yes sir, yes sir. ठीक है। अब आती है नेसेसरी कंडीशंस, सफिशिएंट कंडीशन। Sufficient condition for a function to be analytic. Sufficient
एफ डैश जेड या डी डब्ल्यू ओवर डी जेड क्या है? डेरिवेटिव मस्ट बी एग्जिस्ट फाइनल। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन, सॉरी सफिशिएंट कंडीशन। ये इसकी कैसी है? सफिशिएंट कंडीशन। नोट कर लिया ये? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, सर ये आपने नोट कर लिया। अब मैं इस पे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, सो दैट द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, या चेक द वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, है ना, या चेक द एनालिटिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ऐसे करके आता है, मतलब हमें उसको एनालिटिक चेक करना है कि वो एनालिटिक है या नहीं है। इसके लिए किसी भी क्वेश्चन में हमें दो काम करने पड़ते हैं। उस क्वेश्चन में सबसे पहले सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के दिखाना होता है, फिर उसके डेरिवेटिव को निकाल के दिखाना होता है कि इसका डेरिवेटिव भी निकला जो फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। ये दो चीजें हमें उस क्वेश्चन में दिखानी होती हैं। समझ में आया क्या करना होता है? हेलो, यस सर। यस सर। दोबारा बता देता हूँ कि हमें सबसे पहले कोई फंक्शन एनालिटिक चेक करने के लिए दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन यही बनता है हमारे सिलेबस से कि चेक द वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, या चेक द एनालिटिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, या शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक। ये इस तरह कुछ भी लैंग्वेज होगा, मतलब बहरहाल हमें ये चेक करना होगा कि हमारा गिवन फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, ये काम करने के लिए हमें दो कंडीशंस को उस क्वेश्चन के लिए निकालना पड़ेगा, दो कंडीशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। पहला तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होगा, और दूसरा उसका डेरिवेटिव निकालना होगा और ये बताना होगा कि डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है? हेलो, चलिए तो अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। लिख लीजिए, चेक द फंक्शन। अब मैं दो चार फंक्शन आपको लिखवा देता हूं, उनको आप कर सकते हैं। लिखिए, चेक द एनालिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। चेक द एनालिसिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। चेक द एनालिसिटी of following। पहला क्वेश्चन साइन जेड, दूसरा क्वेश्चन कॉस जेड, तीसरा क्वेश्चन साइन हाइपरबोलिक जेड, चौथा क्वेश्चन कॉस हाइपरबोलिक जेड, पांचवा क्वेश्चन e टू दी पावर जेड, छठवां क्वेश्चन लॉग जेड। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा ढेर सारे बन सकते हैं, है ना। लॉग बेस ई है बेटा, लॉग बेस। हेलो, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और इनको हमें आपको बताना है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और आपको ये करके दिखाता हूं कि देखो ऐसे होता है काम। करें? ये आप नोट कर लीजिए, बड़े रटे हुए क्वेश्चंस हैं और ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी तो मैं बस बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं जिनमें आप कुछ कर रहे हैं तो पता लगे कि हाँ हम कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, कुछ समझ में भी आ रहा है फंडामेंटल, इसलिए हैं ये क्वेश्चंस। स्टार्ट करूं मैं करना बेटा? हेलो, यस सर। हाँ चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं यहां से ये सब हटा देता हूँ और ये सब हटा देता हूँ। ये सब नोट कर लिए होंगे आपने, आई थिंक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें दिया हुआ है गिवन एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, ये हमें दिया हुआ है। हमें इसमें सबसे पहले सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है, बट प्रॉब्लम आ गई। अब सीआर इक्वेशंस के लिए हमारे पास u और v होना चाहिए।
है ना, क्योंकि सीआर इक्वेशन आपके पास लिखवा दी है मैंने अभी आपको, ठीक है। दूसरा, हमारे पास इस फंक्शन के यू और इस फंक्शन से हमें दो फंक्शन में ब्रेक करना है, इसको कैसे ब्रेक करें, अभी ये तो समस्या हो गई ना, तो कुछ नहीं करना, हम जानते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू होता है यू प्लस आई वी इज इक्वल टू, और साइन जेड के प्लेस पे लिख देंगे एक्स प्लस आई वाई। इसको आप खोल जाएंगे बेटा, इसको जब आप खोलेंगे और करके लिखेंगे u प्लस आई वी, मैं थोड़ा एलाबोरेट करके लिख रहा हूं, आप चाहें तो डायरेक्ट लिखते हैं, साइन एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई, ठीक है। आप लिख पाएंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया हमने, इज इट ओके और नॉट, प्लीज आंसर। साइन जेड में हमने जेड की जगह हेलो एक्स प्लस आई आई लिख दिया है। हाँ जेड तो पता ही है ना आपको, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, सबको पता है बेटा, यस सर यस सर। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, सबको तो पता है ना, वो स्टैंडर्ड है बेटा। जेड के प्लेस पर एफ जेड इज इक्वल टू मैंने 10 बार लिखा, यू प्लस आई भी होता है ना, ठीक है। लेकिन अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ये शायद आपको नहीं पता होगा, नोट में लिख लो इनको, नोट में लिख लीजिए, ये काम आएगा आपको। साइन आई वाई इज इक्वल टू होता आई साइन हाइपरबोलिक वाई, और कॉस आई वाई इज इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक वाई। डी साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसमें नेगेटिव नहीं आता जैसे रेगुलर फॉर्मूले में आता है, आप ये नोट कर लीजिए जल्दी से, आपके काम आएगा ये, ठीक है। हेलो यस सर। आपने नोट किया? यस सर। यस सर यस सर। बहुत बढ़िया, समझ में भी आ रहा है ये आपको। चलिए तो अब हम लोग इससे आगे करें बेटा, जब इस फंडामेंटल को यूज कर लेंगे, बाय यूजिंग दिस फंडामेंटल, तो ये जो हमारा है ना ये वाला टर्म ऐसे लिख जाएगा, मैं ये हटा दूं क्या नीचे जो लिखा है नोट में, कैन आई रब दिस? यस सर। ठीक है, मैंने रब कर दिया। जब मैं यहाँ ये अप्लाई करूंगा तो देखो ये ऐसे लिख जाएगा, विच इंप्लाइज, सॉरी और करके लिखता हूं, और u प्लस आई वी इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक वाई। यहां से इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ जाएगा, और रियल पार्ट u इज इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और v इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया। अब इससे निकालो डेल यू ओवर डेल एक्स, इनको चाहो तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, और इसको 3 बोल दो। अब निकालिए डेल यू ओवर डेल एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x cos हाइपरबोलिक y, डेल यू ओवर डेल y करना विद रिस्पेक्ट टू y, सो sin x sin हाइपरबोलिक y। अब डेल v ओवर डेल x करना, cos का माइनस साइन हो जाता है, माइनस sin x sin हाइपरबोलिक y, और डेल v ओवर डेल y cos x cos हाइपरबोलिक y। अब देखिए ये वैल्यूज आ गई, आप देख पा रहे हैं कि डेल u ओवर डेल x किसके बराबर है, डेल v ओवर डेल y के, और डेल u ओवर डेल y किसके बराबर है, इसमें माइनस लगा दूंगा तो इसके बराबर है ना। हेलो
हेलो, ठीक है। 10 since डेल यू ओवर डेल एक्स आ गया है डेल बी ओवर डेल वाई के बराबर, और दूसरा डेल यू ओवर डेल जो वाई है डेल यू ओवर डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स। thus CR equations are satisfied. ठीक, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो, ठीक है बेटा। अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन निकालेंगे DF ओवर DL। नाउ DF ओवर DZ, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos Z। साइन जेड भी इंटायरली एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। cos जेड भी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये सभी प्लेसेस पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, आपने पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं बेटा? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये भी एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट, which exists. Hence, fz is equal to sin z exists. Sin z is analytic everywhere. ठीक है, हाँ जी सही है। हेलो, चलिए मैं इसी क्वेश्चन के साथ एंड करूंगा, और कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन मैंने दिए वो ट्राई करेंगे आप, इससे आगे फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये समझ में आया? कोई बात नहीं, आज ट्राई करें। हाँ बेटा, सर नाव कुछ के कह आगे रहे हैं? क्या लिखा हुआ था वो? सर नाव के आगे, नाव कौन सा नाव जो लिखा हुआ है ना, उसके आगे क्या है? डिफरेंशिएशन किया है नाव के बाद? तो कुछ नहीं किया। नाव के बाद हमने जो एफ जेड दे रखा था, नाउ डिफरेंशिएटिंग एफ जेड विद रेस्पेक्ट टू जेड। ओके सर, डीएफ ओवर डी जेड लिखा है बेटा। एफ जेड दिया हुआ है Okay, आपको, sir. साइन जेड जो अजम्पशन किया था। साइन जेड का डिफरेंशिएशन होता है कॉस जेड। कॉस जेड, साइन जेड, टेन जेड, ये एवरीवेयर एनालिटिक होते, एवरीवेयर एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ये है ना, करते हैं ना, आपने देखा होगा इनके रेंज जो भी होती है। यस तो साइन जेड और कॉस जेड एवरीवेयर एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने लिखा है व्हिच एग्जिस्ट एवरीवेयर। ओके सर, Hence, अब इसकी CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस द फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर। ओके सर। और इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना। इसके लिए बहुत सुंदर सा एक वर्ड यूज करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज थोड़ा हम लेट हो गए, और नेक्स्ट से हम लोग रेगुलर रहेंगे। और चलिए अब कल बात करते हैं। फिलहाल मैं अब क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नेक्स्ट लेक्चर है बेटा, थैंक यू तो सर। नेक्स्ट लेक्चर जो है। थैंक यू, गुड बाय।